हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के संदर्भ में आज से हम लोग पुराने पेपर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उन पर महिला पर्यवेक्षक में जो भी प्रश्न बने हैं उन पर सब पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ में यह भी देखेंगे कि किस तरह के कोई प्रश्न की आगे रणनीति रह सकती है और आने की संभावना भी देखेंगे, और आपको यह क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं तो किस तरीके के प्रश्न बन भी सकते हैं। ठीक है, तो यह जो परीक्षा है, ये वाला जो पेपर है वो है 29 मार्च 2017 का है और पहली शिफ्ट का यह पेपर है। तो पहला इसमें प्रश्न देखेंगे कि इसमें से किन लोगों में विटामिन खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना है। पहले तो ये देखो कि यह प्रश्न है जो कि पोषक चैप्टर से है, पोषण से, और पोषण में भी विटामिन और खनिज से ये संबंधित है ना। तो इसका जो उत्तर है वो पुरुष एथलीट है ना। तो आपको एक तो विटामिन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि विटामिन पोषण की रीड होती है और विटामिन का प्रश्न बनना जो है स्वाभाविक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे लूसेंट है और भी किताबें हैं, उनमें विटामिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, जैसे विटामिन के रासायनिक नाम है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कमी से होने वाले रोग। लेकिन थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पेपर है उसमें विटामिन के बारे में थोड़ी डिटेल से पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप अच्छे से गूगल का उपयोग कर सकते हैं, वरना कोई अच्छी सी किताब हो वहाँ से आप विटामिन के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? सिगरेट पीने से, और अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सा में देखभाल, 20 वर्ष से कम की आयु, या उपयुक्त सभी। तो देखने से ही महसूस हो रहा है कि यह प्रश्न जो है, इसमें सारे काम जो है गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। देखो, कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपकी बेसिक समझ पर निर्भर रहेंगी, उनका किताब में मिलना ना मिलना कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है। ऐसे ये प्रश्न इसका किताब में भी ना मिले तो आपको अपने स्वविवेक से इसको लगाना चाहिए कि हाँ, वास्तविकता 20 से कम उम्र की आयु में माँ बनना सही नहीं है, माँ गर्भावस्था में सिगरेट पीना सही नहीं है। तो 2 प्रश्न आपके क्लियर हैं, और चिकित्सा का तो आपको पता ही है। तो कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो किताबों में भले ही ना मिले, लेकिन आपको अपने स्वविवेक से करने की उनको ज़रूरत है। ठीक है, विटामिन ए की, फिर से विटामिन का प्रश्न आया, विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लिए लाभार्थी कौन है? तो पहले प्रश्न पढ़िए, एक तो विटामिन से कह सकते हैं हम इसको। दूसरा, राष्ट्रीय जो योजनाएं चलती हैं वर्तमान में और थोड़ी बहुत पीछे वाली भी, उनसे भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं आपको पूरी कवर करनी है। तो इसका जो उत्तर है वो है 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे। ठीक है, तो जो भी टीकाकरण के कार्यक्रम हैं, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम हैं, उनको आपको पढ़ना होगा और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि केवल आपने वर्ष याद कर लिया या थोड़ा बहुत देख लिया कि कहाँ की योजना है, कैसा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की आपको डिटेल में पढ़ना है कि इसके लाभार्थी कौन कौन है, इसका लाभ क्या क्या है, और केंद्र की स्वास्थ्य संबंधी सारी योजनाएं आपको पढ़नी होगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी कार्यकरण में जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें कहते हैं। देखो, प्रतिरक्षीकरण में जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें कहते हैं, तो वैक्सीन निरोधित रोग उनको कहते हैं। जिन रोगों की प्रतिरक्षी, जैसे किसी रोगों को रोग आया है उसके लिए रोकथाम के लिए जो उपाय करते हैं हम लोग, है ना, उसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण, है ना, क्योंकि उसको ख़त्म नहीं कर सकते, केवल रोकने का जो प्रयास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीनी निरोधित रोग। जैसे अभी अपन ने कोरोना की वैक्सीन देखी थी, है ना, तो उससे थोड़ी है कि उसको हम लोग ख़त्म कर रहे थे, उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे ना। तो जो मतलब प्रतिरक्षा, मतलब अपन अपनी भाषा में बोलें तो उसका, उससे सुरक्षित, उससे बचाव के लिए जो वैक्सीन या इंजेक्शन या कोई भी टैबलेट वगैरह करते हैं उसका वैक्सीकरण उसको हम कहते हैं। इसका आप पढ़ेंगे। तो यह आपका जो है रोगों से संबंधित प्रश्न है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती हुई है पुरानी वाली, उनमें सब में किसी ना किसी रोग से, चाहे वो वायरस का हो या वो संक्रामक रोग हो, उनसे प्रश्न बनते रहे हैं। तो आपको इनको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको आप लिखते जाइए। मैंने 3 चैप्टर आपको बता दिए। एक तो पोषण में विटामिन बताया अभी, उसको आज ही खत्म करना है। दूसरा आपको बताया है कि रोग, तो रोग को भी आज ही खत्म करना है। ठीक है, तीसरा हमने बताया है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम, और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम, उनको भी डिटेल में पढ़ना है। ये तीनों चैप्टर आज ही आप कर लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो टारगेट हम आपको दें वो समझ लीजिए, आपको प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। और वहीं से प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से लगे हों। प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा था वहाँ से प्रश्न बने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म से 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो एक बात और याद रखिएगा, जो गर्भावस्था है
उसके बाद जो शिशु देखभाल वाला जो चैप्टर है उसमें टीकाकरण कार्यक्रम होते हैं कि कितने महीने में कौन सा टीका लगाया जाता है, उसको आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ठीक है, एक एक आपका विषय में एक सिलेबस में एक चैप्टर आपका है ही गर्भावस्था और उसकी देखभाल, और एक शिशु अवस्था और उसकी देखभाल, ये दोनों को आपको पढ़ना है। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, वरना आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। उसमें साफ साफ दिखा है कि 3 महीने में कौन सा टीका वो लगता है, 6 सप्ताह में कौन सा टीका लगता है, तो आप उसको पढ़ देंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो टीके हैं वो हैं DPG, DPT, OPV और BCG यदि जन्म के समय ना दिया गया हो। वैसे तो BCG का जो है जन्म के समय ही लग जाता है, लेकिन अगर नहीं दिया गया हो तो तीनों टीके आप 7-6 सप्ताह बाद लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। टीकाकरण फिर से एक चैप्टर और लिखिएगा, टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण, जो भी टीके लगते हैं, कब कितने महीने में कौन सा टीका लगता है और उसका जो फ़ायदा क्या है, उसके नुकसान क्या है, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा गर्भ अवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे कि गर्भ अवस्था में कौन कौन से टीके कब कब लगते हैं, उसको भी हमें करना होगा। ठीक है, तो तीसरा चौथा चैप्टर आपका जो है वो है टीकाकरण। आज जो चैप्टर आपको बताएंगे वो आपको 1 या 2 दिन में ही खत्म कर लेने हैं, क्योंकि अगली बार जो हम लोग सेट लगाएंगे उसमें आपको इनके प्रश्न मिलेंगे, आपको स्वयं करना है। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है, स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यकता हो के लिए खाली स्थान के लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। तो जो इस स्तनपान जो महिला अपने बच्चे को करा रही है उसके लिए ऊर्जा के लिए आवश्यक है। तो इसमें शारीरिक गतिविधियों का स्तर, भार एवं शरीर का संगठन कायम रखना और स्तन्य दूध का उत्पादन, यह उपयुक्त सभी है इसका उत्तर। ठीक है, तो यह फिर जो है वो है अब गर्भावस्था के बाद अपनी जो महिला की जो जो अध्याय है मैंने बताया था आपको शिशु देखभाल, उसमें ही यह भी शामिल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, विषाणुओं से होने वाले आम रोगों को क्या कहते हैं। तो जो विषाणुओं द्वारा जो रोग फैलाए जाते हैं, विषाणुओं से जो रोग होते हैं उसमें से देखो, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, यह विषाणुओं से होता नहीं है। मधुमेह होता नहीं है। मोटापा विषाणुओं से होता नहीं है। तो हेपेटाइटिस तो है ही। दूसरा मैंने आपको बताया था कि विषाणुओं से संक्रामक रोग जितने भी बीमारियां हैं उनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो आप उनको अच्छे से करिए। यह आपका 5वां है, विषाणुओं से संक्रमक। और जो भी रोग हैं जैसे TB है और चेचक है, किससे हो रहा है, यानी कि वायरस से है, संक्रामक रोग है, उसके रोकथाम का उपाय, उसके वायरस का नाम, और उसका है तो आप थोड़ा बहुत उसका जो है रासायनिक नाम भी याद कर सकते हैं। लूसेंट में बहुत अच्छी तरीके से दी गई एक लिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लेना, लूसेंट सफिशेंट है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न फिर से आ गया है, एड्स एक संक्रामक रोग है। अभी हम लोग वायरस वाला रोग पढ़ा था, यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि एड्स एक संक्रामक रोग है। तो आपको जो रोग पढ़ने हैं उसमें आपको यह विशेष तौर पर पढ़ना है कि यह रोग वायरस द्वारा होता है या यह रोग संक्रामक है, और यह रोग किस कीटाणु द्वारा होता है, किस वायरस द्वारा यह होता है, इसका बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनाने चाहिए उनमें शामिल है। तो इसमें देखो N1995 और सर्जिकल मास्क। ठीक है, और ये दोनों हैं जो कि उपरोक्त दोनों, इसका उत्तर होगा यह पहनाए जाते हैं, यानी कि इसका जो उत्तर है वो 1 और 2 है। और इसके बाद है, घेंगा और क्रिएटिनिनता के कारण बनने वाली पोषक तत्व की न्यूनता है, यानी कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग बनता है। तो इसका उत्तर है आयोडीन की कमी से। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस C का दीर्घकालीन संक्रमण का कारण बनता है। तो इसका जो उत्तर है दीर्घकालीन यकृत संक्रमण। अगर आपके लीवर में एक लंबे समय तक संक्रमण रहता है तो उससे जो रोग बनता है वो हेपेटाइटिस C के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, हम लोग ने अभी 4 टारगेट आपको दिए थे, एक विटामिन, दूसरा रोग, तीसरा जो हमने आपको बताया था विटामिन हो गया है, रोगों के बता दिया था कौन से रोग हैं, जैसे संक्रमण रोग है, और उससे संबंधित एक जो टीकाकरण है, कौन सा टीका कब लगता है, और एक टीकाकरण कार्यक्रम जैसे कोई स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम। 4 चैप्टर आपको हमने बताए थे, वो आप कंप्लीट करिएगा। और ऐसे ही हर वीडियो में आपको एक टारगेट दिया जाएगा 4-5 टॉपिक का, और वो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए MCQ तो हम लोग लगाएंगे ही, साथ में कुछ टारगेट भी आप उनके लिए रख लेंगे जो आगे चल के आपको काम आएंगे, और आपको उन्हीं टारगेट पर थोड़ा काम ज़्यादा करना है। अगला प्रश्न है, वर्ष में खालिस्तान से सर्वाधिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस B वैक्सीन का शामिल किया गया था, यानी कि किस वर्ष में। ठीक है, तो यह 2002 और 2003 के बीच में हेपेटाइटिस B के लिए यह कार्यक्रम, प्रतिरक्षी कार्यक्रम शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, कुछ कैरोटेनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली खालिस्तान प्रदान करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है एंटीऑक्साइड गतिविधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का प्रमुख कारण है। तो इसका जो उत्तर है वो है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक अंधता का मुख्य कारण है।
ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो उत्तर है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान पहचान और टीबी संचरण की गतिविधि को घटाना। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगावोलेटिस्टिक एनीमिया का ठीक कर देता है। तो इसका जो उत्तर है फोलिक अम्ल मेगावोलोटिस्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तेल किसका समृद्ध स्रोत है। तो तेल जो है PUAF का समृद्ध स्रोत है। ठीक है। इसके बाद इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है। तो इन्फ्लूएंजा, खसरा, गलसूआ जिसको हम बोलते हैं मम्स, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों रोग ऐसे हैं जो श्वसन मार्ग के द्वारा फैलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहार या विटामिन D की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। तो इनमें से किसी को छोड़कर, ठीक है, तो लिपिड समृद्ध आहार एक ऐसा है जिससे विटामिन D आवश्यकता को नहीं बढ़ाता। बाकी ये सारे बुर्कों पहनने की धार्मिक प्रथा, सनस्क्रीन का उपयोग, व्यवसाय, तो ये सब विटामिन D की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को खालिस्तान से बचना चाहिए। तो गर्भवती जो महिलाओं को है वो अल्कोहल से, कैफीन से और कृत्रिम रंगों से बचना चाहिए। ठीक है। इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो संक्रामक रोग इसमें से हेपेटिसिया, खसरा, इन्फ्लूएंजा, टाइफाइड। तो इसका जो उत्तर है वो है हिस्टीरिया। ठीक है। हिस्टीरिया जो है संक्रामक रोग नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। ठीक है। तो कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के अंदर, खालिस्तान के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस जो है हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ाने सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकाओं एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण खालिस्तान में वृद्धि होती है। तो इसका उत्तर है आधारिक चयापचय। ठीक है। आधारिक चयापचय में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, SAM का पूरा नाम है। तो SAM का पूरा नाम है सीवियर एक्यूमेंट मल्यूट्रिशन, यानी कि गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। ठीक है। तो याद रखिएगा, अगली बार भी आने की इसकी संभावना है। SAM इसका है गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मलेरिया नामक रोग खालिस्तान को प्रभावित करता है। तो मलेरिया नामक रोग जो है पीलिया को प्रभावित करता है। रोगों पर अच्छी तरीके से पकड़ बनाइए, कौन सा रोग संक्रमण है, कहाँ उस रोग से किसको नुकसान होता है और किसके द्वारा वह फैलता है। ठीक है। काली खांसी का लक्षण क्या है। तो काली खांसी का जो लक्षण है वो है खांसी, छींके और नाक बहती है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आयरन की न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह है। तो नवजात शिशु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। तो गर्भावस्था में शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, मात्र ऊतकों की वृद्धि, उपरोक्त में से दोनों। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। घेंगा खालिस्तान से संबंधित है। तो जो घेंगा है वो किस ग्रंथि से संबंधित है। तो अब2 यानी कि थायराइड ग्रंथि से घेंगा संबंधित है। ठीक है। तो अब2 यानी कि थायराइड ग्रंथि से घेंगा संबंधित है। घेंगा रोग अभी हमने पढ़ा था कि आयरन वो उसका आयोडीन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेशी स्वच्छता खालिस्तान के प्रमुख कारण हैं। तो इसका उत्तर है मलेरिया। ठीक है। रोगों पर फिर से बोल रहे हैं, अच्छी पकड़ रखिएगा। 4 चैप्टर आपको दिए हैं, विटामिन, रोग, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और कौन सा टीका कब लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशासित है। तो इसका उत्तर है टेटनेस और टेटनेस टॉक्साइड। इसके बाद अगला प्रश्न, पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि संपूर्ण होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है संतुलित आहार। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक मच्छर वैध रोग है। तो सभी को पता है, सॉरी इसमें रोग नहीं है। तो मच्छर वैध रोग है वो नींद की बीमारी जो है मच्छर रहित रोग नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवाणु संक्रमण से होता है। तो टिटनेस है जो कि जीवाणु संक्रमण से होता है। इसके बाद अगला है, वे आहार्य कारक जो आयरन अवशोषण को घटा देते हैं। तो आंतों की गतिशीलता अधिक होना, फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति, हाइपोक्लोराइड्रिया या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। सभी ऐसे हैं जो कि आयरन के अवशोषण को घटा देते हैं। अगला है, खालिस्तान स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका विकल्प है, पोषण संबंधी आकलन एवं जांच स्क्रीनिंग के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए और उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है उपयुक्त सभी है। और ये सभी जो है स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आयोडीन न्यूनतम
विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा खालिस्तान प्रतिदिन है, यानी कि प्रतिदिन में कितना आयोडीन लेना चाहिए? तो इसका उत्तर है 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 माइक्रोग्राम, ठीक है, ग्राम नहीं है, माइक्रोग्राम है। अर्धवार्षिक कृमि मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन और फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एंटाबॉलिज्म की खाली मात्रा प्रदान करती है। तो इसका उत्तर है 400 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम। अगला, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है वसा, वसा यानी फैट्स अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? तो 12 से 18 माह। अगला प्रश्न है, आहार की अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से खालिस्तान हो सकता है? तो इसका उत्तर है मोटापा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया निम्नलिखित खालिस्तान की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर है फॉलिक अम्ल। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA है? इसका उत्तर है 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल खालिस्तान से आरंभ होती है? तो इसका उत्तर तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी की क्रमशः वृद्धि। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी आंकड़ा है? तो इसका जो उत्तर है टीबी के 22 लाख मामले। फिलहाल यह पेपर 2017 का था, तो 2015 का पूछा गया था। आप 2024 में पेपर दे रहे हैं तो 2023 और 22 के आंकड़े जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना खालिस्तान प्रदान करती है? इसका उत्तर है 600 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतराकाशी स्थान में जल संचय खालिस्तान को कहते हैं? तो इडीमा। अगला प्रश्न है, तनिका शोध मस्तिका वर्ण शोध खालिस्तान के कारण होता है? तो इसका उत्तर है मेनेजोकोकस, मेनेजोकोकस। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी ऐसा है जो धूप से मिलता है। उम्मीद है यह 50% आज आपको हेल्प करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग 50 के बाद चलेंगे। 4 हमने आपको टॉपिक दिए हैं, एक विटामिन बिल्कुल याद रखना है, दूसरा रोग बिल्कुल याद रखना है, कौन सा रोग संक्रामक है, कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है, कौन सा अंग उससे प्रभावित होता है और किसके द्वारा वह फैलाया जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो भी चलाए गए हैं आज़ादी के बाद वो अभी तक के 2024 तक के आपको पूरा करना है, 2022 से लेकर 2024 के विशेष। और एक टीकाकरण, कौन सा टीका कब शिशु को कब और किस अवस्था में लगाया जाता है और गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका कब लगाया जाता है, ये 4 टॉपिक आप करेंगे। इसके बाद अगली क्लास में अगले दिन आपको 4 टॉपिक और दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग 4 टॉपिक वो करेंगे और MCQ लगा ही रहे हैं, तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि इससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज अभी हम लोग 2017 के जो भी पेपर हैं उनको करेंगे, उसके बाद देखेंगे MCQ कहाँ से जो पुराने ओल्ड दूसरे उस चैप्टर से कोई और दूसरे MCQ जो और किसी परीक्षा में आए उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो संभावित बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।